कोई दिक्कत दिखने में परेशानी? सामने आ जाओ, कोई वहां से दिक्कत हो रहा होगा साइड से। सामने आ जाओ, सामने की तरफ कोई दिक्कत नहीं। उधर कॉर्नर से दिक्कत होगा दिखने में, पक्का दिक्कत होगा। हिमांशु, तुम भी निकल आओ, बहुत कॉर्नर हो गया तुम। सीधा कर लो बेंच को, इसके पैरेलली में। जब पर्दा लगा दो पीछे, पीछे वाला पर्दा सारा, इधर कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं सब, ठीक है। लास्ट क्लास में अगर याद होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किए थे, याद है किसी को? कौन कौन लास्ट क्लास में प्रेजेंट था, कौन कौन नहीं था? एक आप नहीं थे, एक आप नहीं थे, ठीक है। थे आप, नहीं थे? चलिए देखिए ध्यान से, देखो हम फिर से उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा देते हैं, फिर चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान सुनिएगा। चार्ज कैसे रिलेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को और क्यों पढ़ना जरूरी है, सबसे पहला रीजन है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। अब बोलो सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको आसानी से किसी भी फॉर्म से आप वापस इसमें ला सकते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में। जैसे मान लो हीट है, हीट को भी आप इलेक्ट्रिक में चेंज कर सकते हैं। आपके पास मशीन है ऐसे, बताओ कौन सा? एनटीपीसी में क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में क्या होता है पता है आप लोग को? कोयला जलाया जाता है, कोयला जला के हीट क्रिएट किया जाता है, वो हीट से पानी को बॉयल किया जाता है। पानी जब बॉयल होता है तो हाई पोटेंशियल में उसका फ्लेम क्या हो, वो स्टीम निकलता है, टरबाइन को घुमाता है और बिजली आता है। तो हीट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी गेन कर लिए। सन के लाइट से भी इलेक्ट्रिसिटी गेन किया जा सकता है। कैसे? सोलर प्लेट्स होते हैं, सोलर प्लेट्स धूप में रख दिया जाता है, उस पे लाइट आता है और वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और भी किसी फॉर्म में बोलोगे सर नदी के बहाव को हम लोग चेंज कर सकते हैं पानी में? हाँ, नदी अगर तेज बह रहा हो तो उसमें डायरेक्ट टरबाइन को सेट कर दिया जाए, टरबाइन घूमेगा, बिजली आएगा। बोलो सर नदी तेज नहीं बह रहा हो तो? हाँ, तो डैम बना दिया जाए, उसमें पानी स्टोर हो जाएगा, फिर उस स्टोर पानी को नीचे गिराएंगे, वो कहाँ गिरेगा? टरबाइन पे, बिजली आएगा। तो ये मुद्दा तो क्लियर है कि किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म को किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म जो है ना, इसको आसानी से हम और भी अदर फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। बैटरी में जोड़ दो इन्वर्टर लगा के, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल में चेंज होना शुरू हो गया, हाँ या ना? अगर इसको पंखे में जोड़ दो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल बन गया, मोटर में जोड़ दो तो मैकेनिकल बन गया, है ना? इलेक्ट्रिक बल्ब में जोड़ दो तो लाइट एनर्जी में चेंज हो गया, हीटिंग रॉड में जोड़ दो या हीटर में जोड़ दो तो हीटिंग एनर्जी में। समझ में आ रहा है? यानी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक सूत्रधार के जैसा है। सूत्रधार मतलब एक एजेंट है जो बीच में खड़ा है,
आप इससे किधर भी जा सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? इस इंसान का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, या इस चीज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। कह सकते हैं क्या ये एक एजेंट है, हाँ या ना? कह सकते हैं ना। शादी वादी होता है तो आप देखोगे लड़का वाला और लड़की वाला को रिलेट करने वाला एक इंसान होता है, क्या बोलते हैं उसको, अगुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगुआ बोलते हैं या एजेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एजेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं, कैसे इंपॉर्टेंट है इसको भी समझ लो। अब इमेजिन करो लड़की वाले का अ, लड़की वाला और लड़के वाले में शादी का बात हो रहा है। समझ में आ रहा है? बीच में कौन खड़ा है? एजेंट खड़ा है। ठीक है। अब शादी का बात शुरू होगा और जब तक शादी होगा उसके बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे। ये समझ में आ रहा है? कभी दहेज को लेके, कहीं प्रिपरेशंस को लेके, कभी शादी का मंडप सजाने को लेके, हर एक चीज को लेके खुटपट 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 होता रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि शादी फाइनल हुआ, एजेंट ने बीच में क्या किया, सब कुछ बीच में हो गया, कितना दहेज दोगे? तो लड़की वाले ने बोला कि भैया हम 20 लाख दे सकते हैं। लड़का वाला रिजिट था कि नहीं, हमारा लड़का बैंक में पीओ है, हम 30 लेंगे। तो बीच में बेचारा बातचीत करके, नहीं देखिए थोड़ा आप गिरिए, थोड़ा आप चढ़िए, ऐसे करते करते 25 में फाइनल कर दिया। ठीक है। किसने फाइनल किया? एजेंट। समझ में आ रहा है? अब अगर ये 25 नहीं देता है तो कौन गाली सुनेगा? एजेंट। समझ में आ रहा है? तो एजेंट बीच में वो इंसान है जो क्या कर रहा है, सबको रिलेट कर रहा है। ठीक है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब शादी में मान लो कोई तकलीफ हुआ, शादी से पहले कुछ बात हुआ, तो किसको गाली देगा? लड़की वाला एजेंट को गाली देगा। ठीक है। कैसन गरीब घर में करा दो ब्याह, फालतू आदमी है, एकदम बर्बाद आदमी, किसको बोल रहा है ये बात? क्यों नहीं डायरेक्ट लड़का के बाप को क्यों नहीं बोल रहा है? इसके पीछे रीजन समझते हो? मैं बताता हूँ इसके पीछे रीजन। इसलिए क्योंकि वो आगे जाके रिश्तेदार बनने वाला है। मान लो आज हम गाली दे दिए उसको, अगले दिन समधी मिलने जाएंगे तो क्या बोलेगा, अच्छा गाली दिया था तुम, याद है, चटने मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो रिश्ता बचा रह जाता है किसके वजह से? तो एजेंट देखना हमेशा गाली सुनता है और वो बोलेगा मेरा तो काम है गाली सुनना। समझ में आ रहा है ना? वो इसलिए इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गया? यस या नो? लड़की वाला का बाप, लड़का का बाप, दोनों समधी होने वाला है। दोनों का रिश्ता कैसा होना चाहिए? पोलाइट। लेकिन मन मुटाव कहाँ भड़ास निकाला जाएगा? समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ठीक है। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी शादी करना तो एजेंट को इन्वॉल्व करके, नहीं समझ रहे हो? उससे फायदा क्या होगा? किसी भी बात के लिए अगर बहस हुआ, कौन गाली सुनेगा? एजेंट। बाद में तुम्हारे ससुर और तुम्हारे बाबूजी में मनमुटाव नहीं होगा। समझ में आ रहा है? समझे प्रियांशु? ठीक है। चलिए, तो ये एक एजेंट है। क्या है? एजेंट है। द डेफिनेशन भी यही कहता है, इलेक्ट्रिसिटी इज एन एजेंट, इज एन एजेंट that provides electrical energy, that provides electrical form of energy. Clear है? क्या बोलोगे? Electricity is an agent that provides electric energy. And what is electric energy? Electric energy is a form of energy that makes an object capable of attracting or repelling other electrically charged particles या object. समझ में आ रहा है? एक ऐसा एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ये पावर दे दे कि हम दूसरे इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी को क्या कर सके, अट्रैक्ट और रिपेल कर सके। ये समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आ गया? इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्लियर कहानी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एजेंट है। क्या है? एजेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज द सिंपल फैक्ट इज वी कैन नॉट इमेजिन टूडेज वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अभी आप देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी वॉर चल रहा है, अभी गैस खत्म हो रखा है, आप लोग को पता है नहीं, गैस का स्कार्सिटी हो गया। अभी गैस का स्कार्सिटी, इमेजिन करो गैस खत्म हो गया पूरी तरह से, गैस मिलना ही बंद हो गया, तो क्या करोगे? जल्दी बताइए, क्या किया जाएगा फिर? अगर गैस का पूरा स्कार्सिटी हो गया तो क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी पे आश्रित हो जाओगे ऑफ कोर्स। अभी इंडक्शन चूल्हा का बिक्री कल से देख रहे हो मार्केट में, जिनके पास था स्टॉक खत्म हो गया। पता है चले इंडक्शन चूल्हा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, सबका स्टॉक खत्म हो गया। कल मेरा एक दोस्त बोल रहा है भाई तुमको चाहिए, रखे हुए हैं लेगा तो ले लो। ठीक है।
इंडक्शन चूल्हा बिजली से चलता है, गैस का क्या होगा, बचत होगा, यानी अदर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए। समझ में आ गया? अब इमेजिन करो, गैस खत्म हुआ तो मैनेज कर लिए, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया। सबसे पहले तुम्हारा माई बाप मोबाइल चार्ज नहीं है, तुम लोग बैरागी के जैसे हो जाओगे। 20% बच्चा आत्महत्या कर लेगा मोबाइल के बिना, कूद फान जाएगा, नहीं मैं जी नहीं सकता, मोबाइल ही मेरा माई बाप है। समझ में आ रहा है? मोबाइल चार्ज खत्म, इंटरनेट बंद, कृष्ण डर रहा है, डरो मत, अभी ऐसा हुआ नहीं है। टीवी, ऐसे टीवी तक कोई देखता है? तुम लोग देखते हो टीवी? देखते हो? टीवी बंद, पंखा, ऑनलाइन क्लास, सब कुछ बंद। जस्ट इमेजिन कैसा जिंदगी होगा। सो के उठ रहे हो, बोलो सर सोए कहा, नींद ही नहीं आया, पंखा चल ही नहीं रहा था। चलो तुम उठ रहे हो किसी भी तरह, उसके बाद क्या कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, लेकिन पानी नहीं। क्यों? मोटर बंद। ठीक है, तो बाल्टी लेके नीचे का चापानल में, चापानल ऑलरेडी खराब है क्योंकि तुमने यूज किया नहीं बहुत दिन से, गए रोड पर चापानल गिरा हो, वहां से बाल्टी में पानी भर के लाए हो। ठीक है, फिर वॉशरूम गए हो, वहां भी एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि आदत है 3-4 बाल्टी का, एक बाल्टी में कैसे हो तो काम। उसके बाद ब्रश का दिक्कत, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप इमेजिन ही नहीं कर सकते करंट सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। बैंक, सब कुछ तो ऑनलाइन यूपीआई कर लिए थे, अब दुकान, किराना दुकान वाले के पास जा रहा सामान लेने के लिए, तो क्या कर रहा है वो, पैसा कैश खत्म, एटीएम बंद, गए बैंक, बैंक बंद, क्यों? बिजली नहीं है तो पैसा कहां से दे? समझ में आ रहा है? ईच एंड एवरीथिंग विल बी टोटली इंटरप्टेड। समझ में आ रहा है? बोलो सर जनरेटर चला लिया जाएगा तो डीजल भी तो, तेल गैस खत्म है तो डीजल तेल भी तो खत्म हो जाएगा, उसका भी तो अफवाह उड़ रहा है। अब इमेजिन हो रहा है दुनिया? नहीं। तो पावर रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पावर रिसोर्स में इलेक्ट्रिसिटी उस एजेंट का काम करता है जो सबको आपस में क्या कर रखा है, रिलेट कर रखा है। समझ में आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा तो एक सिंपल सा जवाब है, इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड फ्रॉम अदर फॉर्म एंड इट विल इजी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स। समझ में आ रहा है? इट मेक्स आवर लाइफ टोटली रिलायबल, इजी एंड एंड कंफर्टेबल। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रिसिटी में बोलो सर चार्ज का क्या रोल? अब देखिए, हर एक चीज किसी न किसी पर्पस के लिए होता है। जैसे अगुआ, मैंने भी डिस्कस किया, अगुआ गाली भी सुनता है, क्यों सुनता है, क्या फायदा है उसको? जस्ट इसके लिए इंसान कुछ भी कर रहा है अभी। समझ में आ रहा है? जस्ट फॉर द बेनिफिट। हम पढ़ा क्यों रहे हैं? मुझे क्या लगता है, तुम्हें लगता है मैं सोसाइटी को पूरा बदल के एजुकेटेड करना चाहता हूँ? वो अदर पार्ट है, पर एक मुद्दा इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा। समझ में आ रहा है? तुम पढ़ क्यों रहे हो? पैसा। तुम पढ़ रहे हो इसलिए पैसा। ठीक है, कोई भी काम बिना फायदे के किया जाता है? नहीं। तो हर काम में फायदा खोजते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ ना कुछ फायदा देने वाला है, यानी वो एजेंट है जो कुछ काम करेगा हमारे लिए। कैसे काम करेगा देखते हैं। कॉपी निकालिए, लिखना शुरू कीजिए। लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। लिखिए electric charge can be defined as an intrinsic property. Electric charge can be defined as an intrinsic property of elementary particles of matter, of elementary particles of matter. Electric charge can be defined as the intrinsic property of the elementary particles of the matter, of elementary particles of matter.
which give rise to which give rise to electric force which give rise to electric force between various objects which give rise to electric force between various objects. Full stop. It is represented by Q, capitals or small. It is represented by Q, either capital or small. The SI unit of electric charge is coulomb. The SI unit of electric charge is coulomb. COULOMB. अब ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये आता है, एसर्शन रीजनिंग वाले में आएगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक, इज द फंडामेंटल यूनिट, कूलम इज अ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। एसर्शन में क्या लिखेगा? कूलम इज अ फंडामेंटल यूनिट। रीजनिंग में लिखेगा चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। अब आपके मन में कंफ्यूजन क्या आएगा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है क्या होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी? जैसे अगर बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल क्या है? राइट है। फ्रीडम ऑफ एजुकेशन क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का मतलब ये मेरा अधिकार है, हम इसको लेकर एनी आंसर, कोई सवाल नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या है? इस पे कोई सवाल नहीं कर सकता। अब ये देखो, इंट्रिंसिक का मतलब होता है चार्ज क्या है? तो चार्ज ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल का, एलिमेंट्री पार्टिकल का, जो है। क्यों है इसका कोई सवाल नहीं बनता। समझ में आ रहा है? इसमें सवाल बनता ही नहीं। क्लियर है? क्या है प्रॉपर्टी? है इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक का मतलब वो प्रॉपर्टी जो होता है, दैट एग्जिस्ट्स विदाउट एनी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? जैसा तुम पूछो सर इसको हाथ क्यों बोलते हैं, इसको पैर क्यों नहीं बोलते हैं, इसका जवाब साइंस देगा नहीं, बोलेगा बांध लो इसको, हाथ ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? छोड़ दो इसको, ये क्या है? हाथ है। क्या होता हाथ को पैर बोलते हैं? मत मान लो ये हाथ ही है, कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? दीज थिंग्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक। क्लियर है? तो चार्ज कैसा प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? अभी ये बताओ, ये और एसर्शन क्या ये सही है गलत है? कौन सा ऑप्शन होगा ABCD में? एसर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज ट्रू। समझ में आ रहा है? एसर्शन क्या है? गलत है। चार्ज कूलम इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कितने हैं तुम बताओ अभिमन्यु? कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? किसको किसको याद है? कौन कौन सा है? लेंथ के लिए मीटर। लेंथ बेटा क्वांटिटी है, फिर से कंफ्यूजन नहीं, बैठो। लेंथ क्या है? क्वांटिटी है, और उसका यूनिट क्या है? मीटर है। तो तुमसे पूछा जाए यूनिट, तो आप क्या बताओगे? यूनिट। अगर क्वांटिटी पूछा जाए तो क्वांटिटी बताएंगे। तो मीटर क्या है? अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है, TRE भी होता है, ठीक है, और METER दोनों सही है। तुम जो लिखोगे दोनों सही होगा। समझ में आ रहा है? एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन इंग्लिश है। समझ में आ रहा है? मीटर, तो ये जो मीटर बोलता है वो यार पहले लगाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। तो मीटर किसका यूनिट हो गया? दूसरा यूनिट बताओ। मास, फिर क्वांटिटी बोला, यूनिट किलोग्राम। तीसरा सेकंड, किसका? टाइम का। उसके बाद केल्विन, किसका? टेम्परेचर का। उसके बाद कैंडेला, किसका? लाइट इंटेंसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, कितना ज्यादा लाइट है उसका क्या होता है? कैंडेला। फिर मोल, किसका? शॉर्ट फॉर्म में यूनिट MOL होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट एम्पियर, किसका है? कहीं भी यहां चार्ज मिला तुम्हें कूलम मिला नहीं, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन आ चुका है,
और लगभग 90% बच्चों ने क्या किया, इसको गलत किया। क्यों गलत किया? बस ये पढ़ के, रीजनिंग पढ़ के, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये तो लाइन लिखा हुआ है, पर ये वाला बात क्या हो गया, दिमाग से उतर गया, क्योंकि ये 9th में पढ़े थे। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? यस या नो? तो इस बात को नोट कर लीजिए कहीं पे, उसी में स्टार मार्क करके। कूलम्ब इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट। कूलम्ब इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट। लिखिए, ए प्रोटॉन हैज ए पॉजिटिव चार्ज, ए प्रोटॉन हैज ए पॉजिटिव चार्ज while an electron has a negative charge, has a negative charge. Both the particles carries equal amount of charge, that is E, which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Both particles carries equal amount of charge, that is E, the only difference is proton carries plus E, electron carries minus E. Proton carries plus E, electron carries minus E. यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, some important points regarding charge, some important points regarding charge. Point number 1, like charges repel each other, like charge repel each other, while unlike charge attract each other. Like charge repel each other, while unlike charge attract each other. Like charge repel each other, while unlike charge attract each other. Number 2, the property which differentiates the two kinds of charge, the property which differentiates the two kind of charge is called polarity. Is called polarity. The property which differentiates two kinds of charge is called property of charge, polarity of charge. अब देखो ध्यान से, polarity वर्ड क्या होता है, समझिए ध्यान से। ओके, अब ये देखो, ये अर्थ है, ठीक, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और ये क्या बोलते हैं, साउथ पोल। यहां से वर्ड एक आता है पोल्स, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल क्या होना, अपोजिट होना, एक इस छोर पे होना, एक इस छोर में होना। समझ में आ रहा है? यस या नो? कोई भी चीज अगर दो क्राइटेरिया में बट रहा हो और दोनों बिल्कुल भी अपोजिट नेचर का होगा, हम उसको क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड बोलेंगे या पोलरिटी बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? यस या नो? यस या नो?
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक न्यूज चैनल ने एक हेडलाइन चलाया था, द सोसाइटी इज बीइंग पोलराइज्ड बाय करंट गवर्नमेंट। ठीक है, किस गवर्नमेंट का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सीधा बात है, द सोसाइटी इज बीइंग पोलराइज्ड बाय करंट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब समझ, हमारा भारत देश है, ठीक है, हमारा क्या है, भारत देश है, ये इंडिया है। यहाँ पे तुम्हें पता है ना, इंडिया अलग अलग लोगों का कॉम्बिनेशन, यहाँ 4-5 धर्म है, अलग अलग, अलग अलग जात में विभाजित लोग हैं, अलग अलग रंग में विभाजित लोग हैं, अलग अलग कल्चर में विभाजित लोग हैं। समझ में आ रहा है? तो हम लोग पूरी तरह से क्या है, डाइवर्स है। क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सुने हो ना, कि अनेकता में एकता। यहाँ के जितने लोग हैं सब बिल्कुल अलग है। नॉर्थ ईस्टर्न को देखोगे तो अलग दिखते हैं, बिहारीज को देखोगे तो अलग हाव भाव है, मुंबई के लोगों को देखोगे तो वो अलग भाव, केरला के लोग अलग तरीके के दिखते भी हैं और बात भी अलग करते हैं। समझ में आ रहा है? ये सारे डाइवर्स लोग हैं जो एक जगह रहते हैं। ठीक है, अब इमेजिन करो किसी सरकार को अगर रूल करना है, ठीक है, तो सोसाइटी को रूल करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए होता है। ठीक है, किसी सरकार, मान लो कोई गवर्नमेंट फॉर्म होता है XYZ, ठीक है, कौन सा गवर्नमेंट फॉर्म होता है? XYZ। अब ये क्या करता है, ये इलेक्शंस लड़ना है किसी स्टेट में। मान लो, इमेजिन करो, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे इलेक्शंस होने वाला है। उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कत है, मुस्लिम्स और हिंदू की संख्या अच्छी खासी है। समझ में आ रहा है? मुस्लिम्स की संख्या अच्छी है, हिंदू की भी संख्या अच्छी है। समझ में आ रहा है? अब ये गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्शन का मुद्दा बनेगा, डेवलपमेंट नहीं बनेगा, विकास नहीं बनेगा, भाई हमने क्या काम किया वो नहीं, हम कितने एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये बात नहीं होगी। यहाँ क्या होगा, आपको मंदिर चाहिए, आपका मस्जिद तोड़ा गया, आपका मस्जिद तोड़ा गया, कौन तोड़ा भैया, ये तोड़ा, गलत बात। आपको मंदिर चाहिए, चाहिए ना चाहिए, ठीक है, आपको ये मुद्दा बनाया जाता है। और इस मुद्दे को उठाने से फायदा क्या होता है, किसको होता है फायदा? गवर्नमेंट को फायदा होता है, सॉलिड वोट मिलता है। समझ में आ रहा है? सॉलिड क्या होता है, लोग इमोशंस में आके वोट देते हैं, या तो सॉलिड नफरत मिलेगा या तो सॉलिड वोट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मुद्दों को सर्च किया था, इससे क्या होता है, सोसाइटी क्या हो जाता है, दो हिस्से में बट जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, एक की सोच बिल्कुल अलग हो जाती है दूसरे के सोच से। और तभी हम लोग क्या बोलते हैं, द सोसाइटी इज बीइंग पोलराइज्ड। बोलोगे सर सिर्फ हिंदू मुस्लिम में होता है? नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं होता है। अगर अगर सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम का नहीं है रेशियो ज्यादा अच्छा, वहां पे जात पात के नाम पे होता है। जैसे खगड़िया में जो इलेक्शंस होते हैं, किस किस मुद्दे पे होता है, हिंदू मुस्लिम पे होता है? नहीं, यहाँ पे होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड। समझ में आ रहा है? ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड, मेरे जात का है, तुम्हारे जात का। समझ में आ रहा है? इस मुद्दे पे तो, और लोकल जो लोग हैं उनके पास खुद का दिमाग तो होता नहीं, वो बेसिकली किससे रिफ्यूल होते हैं, सोशल मीडिया से। व्हाट्सएप पे एक लिंक आया, क्लिक किया, उसने एक न्यूज बताया आपको, आपको लगा क्या हो गया, सही हो गया। जैसे भी 3 दिन 4 दिन पहले का बात है, एक न्यूज चला था कि वॉर के वजह से डीजल पेट्रोल मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। जितने भी किसान लोग हैं सोनमनकी साइड से, सब जाके जितना पेट्रोल पंप है ना इधर, सबका तेल बूंद ब बूंद ले लिया, डब्बा डब्बा ट्रैक्टर पे भर के डब्बा आ रहा था, ब्लू वाला जो ड्रम होता है ना, वो ट्रैक्टर पे भर भर के ला रहा था, सब में तेल भर दो स्टॉक करने के लिए। तेल खत्म हो गया। अब देखो, जो अफवाह उड़ा था वो रियलिटी में हो गया। पेट्रोल पंप से इतना तेल खरीद लिया लोग कि पेट्रोल पंप पे क्या हो गया, तेल। अब एक बाइक वाला आया तेल के लिए, बोला तेल है, तो नहीं, खत्म हो गया। अब इसको सही में पैनिक हो गया, सच में तेल खत्म हो गया, वो दौड़ा बाजार। समझ में आ रहा है? एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ, है ना, एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ ना, एक मुद्दे से दूसरा मुद्दा, दूसरे से तीसरा मुद्दा। तो यहाँ पे पोलराइजेशन इसी तरीके से किया था किसी भी एक मैसेज को। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल भी नेचर में अलग होना। तो चार्ज को जो बिल्कुल अलग अलग करता है उसको बोलते हैं पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? अगर तुमसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन का पोलैरिटी है, सॉरी प्रोटॉन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या है, उसका पोलैरिटी है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या है, उसका पोलैरिटी है। समझ में आया? यस या नो? बैटरी तुमने खरीदा,
बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, उसको पोल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ या ना? बोलेंगे इस टर्मिनल का क्या है सीन जी? बोलोगे सर ये नेगेटिव पोलैरिटी रखा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिव पोलैरिटी है। समझ में आ रहा है चीज? क्लियर है? पोलर वर्ड समझ में आ गया, पोलैरिटी समझ में आ गया। तो चार्ज को जो डिफरेंशिएट करता है वो क्या है? पोलैरिटी है। क्या है? पोलैरिटी है। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट लिखिए। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि भाई बॉडी चार्ज कैसे होगा, ठीक है? लिखिए इफ एन ऑब्जेक्ट possesses an electric charge, when an object possesses an electric charge, it is called electrified or charged. It is called electrified or charged. But if a body has net charge 0 on it, it is called neutral. It is called neutral. सपना ऑफिस of बॉटल के पानी लेकर जाओ. It is called neutral. कोई दिक्कत नहीं आता? अगला पॉइंट लिखिए. लिखिए, a body gets positively charged. A body gets positively charged by losing electron and negatively charged by gaining electron. ठीक है? By losing electron and by gaining electron. अब एक सवाल आता है कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों, प्रोटॉन का गेन या लूज क्यों? ठीक है, इसके लिए आप क्लास 9 में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, याद है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं या नहीं? और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? यही पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में बाहर. व्हाट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन? इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही एक दूसरे जगह जा सकते हैं, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है, प्रोटॉन कहीं भी नहीं जाता है. समझ में आ रहा है? तो अगर कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके पास एटम्स होंगे. हाँ या ना? हर एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं. यानी एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. समझ में आ रहा है? एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन दोनों बराबर नंबर होते हैं. ठीक है? हेलो हेलो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं. किसी भी एटम का उठा के देख लो, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन से होता है और जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होता है. लेकिन अगर आप किसी भी बॉडी को रब करते हैं,
या चार्ज बॉडी के पास में लाते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्टर्ब। तो मान लो इस बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स दोनों क्या था, सेम था, यानी ये क्या था, न्यूट्रल था। किसी भी दूसरे बॉडी के संपर्क में आने से, आइदर रबिंग से, आइदर कांटेक्ट में आने से, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पे चले गए, ठीक है। इस पे क्या एक्सेस हो गया, पॉजिटिव एक्सेस हो गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन गया वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अब ये निगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको न्यूट्रल करने के लिए फिर से इसको इलेक्ट्रॉन लाके दे दो तो ये क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ही वो खिलाड़ी है जो किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करता है। क्लियर है, यस या नो। इसलिए सिंपल याद रखना, नेगेटिव पोलैरिटी कैसे गेन होता है, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, समझ में आ रहा है, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ अ बॉडी कैन बी चार्ज। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम, कोई समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, पक्की बात है, ठीक है। आगे बढ़े फिर, ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए बेटा। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज is a scalar quantity charge is a scalar quantity full stop। अगला, charge can be transferred from one body to another, या charge is transferable, charge can be transferred from one body to another अगला, charge is invariant, ठीक है। एक वर्ड आता है इनवेरिएंट, व्हाट डज इट मीन, क्या होता है इसका मतलब, 10th में किसने पढ़ा है मेरे से, याद है, भूल गए, आप बताइए। जो चेंज नहीं हो, अभी तुम लोग वेब सीरीज वगैरह देखते हो, आपने लोकी का देखा होगा, लोकी हॉटस्टार पे देखा, लोकी का अलग अलग वेरिएंट दिखाया गया है ना। वेरिएंट का मतलब होता है अलग अलग फॉर्म में अलग अलग वेरिएबल दिखाना, समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं बोलता हूं एक नंबर मैंने लिखा x, अब ये क्या है, वेरिएंट, क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल, क्योंकि x तुम्हारे अकॉर्डिंग 1 हो सकता है तो किसी और के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू रख सकता है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो मैं अगर बोलूं कि मेरे पास x अमाउंट ऑफ मनी है, तो तुम अपने इमेजिनेशन के हिसाब से उसमें कुछ भी x भर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 500 रुपए हैं, समझ में आ रहा है, क्या है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या ये वेरी करेगा, नहीं, किसी के लिए भी ये 500 रुपया ही होगा, समझ में आ रहा है, क्या हो गया, ये 500 रुपये होगा। चाहे तुम गरीब आदमी से पूछो, चाहे अमीर आदमी से 500 नोट का दिखा के बोलो कि ये क्या है, तो बोलेगा 500 रुपए है, ये वेरिएबल नहीं। समझ में आ रहा है चीज, यस या नो। अब देखो मास के बारे में, तुमने 9th में मास के बारे में कुछ पढ़ा था, क्या मास कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, ये पढ़ लिए थे ना, कि मून पे जब जाते हैं तो हमारा वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता, मास कहीं भी चेंज नहीं होता है। लेकिन आगे जाके पढ़ोगे कि मास वेरिएंट होता है, क्या होता है, कब, जब किसी भी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करा जाए, स्पीड ऑफ लाइट का सी के स्पीड से ट्रैवल किया जाए, ठीक है, उस बॉडी का मास क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो मास दो तरह का होता है, एम ओ, इसको बोलते हैं मास एट रेस्ट, और एक होता है एम सी, मास व्हेन द बॉडी इज ट्रैवलिंग विद स्पीड नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है, इन दोनों केस में दोनों का वैल्यू क्या होता है, अलग होता है। इसका मतलब मास के वेरिएंट्स हैं, मास के क्या है, वेरिएंट्स। समझ में आ गया कि नहीं। तुम शर्ट खरीदने जाते हो, ठीक है, तुम बोलते भैया एक शर्ट दिखाई, तो वो सिखाता शर्ट, ठीक है, तुम बोलते इसका कोई और वेरिएंट है या नहीं,
मतलब यही शर्ट किसी और कलर में है, वो क्या है उसका वेरिएंट है। बोलोगे नहीं सर ये एक यूनिक शर्ट है, इसका कोई वेरिएंट नहीं है, मतलब वो सिंगल बनता है। समझ में आया? तो मास क्या है? वेरिएबल है। मास क्या है? कब वेरी करता है? जब किसी भी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट के लगभग स्पीड में अगर ट्रैवल कराया जाए तो बॉडी का मास क्या होता है? वेरी करता है। समझ में आ रहा है? चेंज होता है, बदल जाता है। तो मास एट रेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मास एट स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आया? लेकिन चार्ज क्या है? इनवेरिएंट। क्या है इसका मतलब? जितना चार्ज, अगर मैंने बोला कि इस बॉडी पे 10 कूलम चार्ज है, कितना है? अब इस बॉडी को तुम स्पीड ऑफ लाइट पे दौड़ा दो चाहे कुछ भी कर दो, इसका चार्ज बदलने वाला नहीं है, 10 कूलम पे ही होगा। क्लियर है? इसलिए बोलते हैं चार्जेस इनवेरिएंट। लिख लीजिए इसको। चार्जेस इनवेरिएंट, that is, it does not depend on the velocity of the particle. अगला लिखिए। हाँ, depends on velocity of the particle. अगला लिखिए। if, अगला पॉइंट, if a charge is at rest, if a charge is at rest, if a charge is at rest, it produces electric field. It produces electric field. Full stop. If the charge is, if the charge is in unaccelerated motion, if the charge is in unaccelerated motion, if the charge is in unaccelerated motion, it produces electric field and magnetic field. जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, मैग्नेटिज्म में पॉइंट फिर से रिपीट होगा। When the charge is at rest, it produces only electric field. When charge is in motion, it produces electric field as well as magnetic field. समझ में आ रहा है? इसीलिए देखो कि वायर में जब बिजली दौड़ता है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली बिजली नहीं क्या दौड़ रहा है? चार्ज दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है? तो चार्ज मूव कर रहा है अंदर, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है? अगला लिखिए। When the charge particle is accelerated, when the charge particle is in accelerated motion, when the charge particle is in accelerated motion, it radiates energy, it radiates energy in the form of electromagnetic waves. When the charge is in accelerated motion, it radiates energy in the form of electromagnetic waves. समझ में आ गया ये चीज? किसी तरह का कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है? कोई भी सवाल आपको मन में आ रहा हो, ठीक है, पढ़ाई के वक्त आप बेधड़क पूछिए, शर्माने की बात नहीं है। ये भी नहीं सोचना है कि अगर हम पूछ लिए तो सर हमको जज करेंगे क्या, नहीं। समझ में आ रहा है? आप यहाँ इनरोल हुए हैं सवाल जवाब करने के लिए, समझ गए ना? इसलिए शर्माना नहीं है, पढ़ना है। क्लियर है? 12th जो है ना, आप पूरी तरह से क्लियर करो, एकदम 110% आपका क्या होना चाहिए? क्लियर।
सिर्फ रिवीजन के लिए क्या बचे, 11th बचे। मान लो 12 करने के बाद भी एहसास होता है कि हमको क्या करना है, आईटी करना है, नीट करना है, 11th खराब हो गया, तो 12th आपका क्लियर रहेगा ना। तो आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों क्लास को बैकअप में रखोगे, फिर सोचोगे तैयारी कर, पॉसिबल है? फिर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जो गलती हुआ उसे भूलते हैं, रिफ्रेश, नई शुरुआत, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ना? ठीक है। और फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है, याद रखिएगा। अगर ये क्लियर तो आधा कहानी आपका क्लियर है, बाकी बाकी सब्जेक्ट आधा लेके चलते हैं। क्लियर? चले आगे बढ़े। अगला पॉइंट लिखिए, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और it is equal to 1/10 EMU। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है। इन CGS the unit of charge is called start coulomb। in CGS the unit of charge is called start coulomb। हाँ, STAT start coulomb। full stop। the dimensional formula of charge, the dimensional formula of charge, अगर आपको 10th याद है तो 10th में आपने पढ़ा था Q बराबर IT। याद है? I फंडामेंटल क्वांटिटी है, T फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो Q क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। इसका डायमेंशन क्या होता है, A, और टाइम का क्या होता है, S। समझ में आ रहा है? तो Q इज इक्वल टू AS। समझ में आ गया? साक्षी, नहीं समझ में आया डायमेंशन क्या होता है? हर एक क्वांटिटी का अलग अलग डायमेंशन होता है, ध्यान देखिए एक बार। जिनको जिनको डायमेंशन नहीं पता ध्यान सुनिएगा, पूछो बेटा, नहीं समझ में आता पूछो। ठीक है। हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बोला ना, पहला क्या बोला, मास। क्या बोला, मास। ठीक है। ये क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या पढ़ा हमने, किलोग्राम। ऐसा यूनिट किलोग्राम था। इसका डायमेंशन होता है कैपिटल में M। क्या होता है, समझ में आ रहा है? दूसरा यूनिट क्या था, लेंथ। लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो, बात सेम है। इसका यूनिट क्या है, मीटर, और इसका डायमेंशन क्या होता है, L। क्या होता है, L। पक्की बात है। तीसरा यूनिट क्या है, टाइम। ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या होता है, T। ठीक है। उसके बाद अगला यूनिट क्या होता है, करंट। ठीक है। इसका यूनिट होता है एम्पियर। क्या असली लिख दिया, गलती से लिख दिया, AT हो जाएगा। ठीक है। करंट, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसका डायमेंशन भी क्या होता है, A ही होता है। अच्छा बोलोगे सर किसी किसी बुक में I भी रहता है, रह सकता है। इसका डायमेंशन कहीं कहीं पे I भी लिखा होता है, घबराने की बात नहीं। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा टेम्परेचर। ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है,
केल्विन होता है, डायमेंशन का क्या होता है, के होता है। क्या होता है, के होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, इसका क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल यूनिट। डायमेंशन क्या होता है, MOL। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडला। डायमेंशन क्या होता है, CD। हो गया 7, याद रहेगा। अब डायमेंशन निकालते कैसे हैं किसी भी यूनिट का, एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताते हैं। कोई भी यूनिट को फंडामेंटल में पहले चेंज करो, किसमें चेंज करेंगे, फंडामेंटल में चेंज करेंगे, और सारे डायमेंशंस क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। जैसे फोर्स है, फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, यूनिट होता है ना, न्यूटन ही होता है ना फोर्स का यूनिट। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना। तो हमने न्यूटन को सारे एस फंडामेंटल में तोड़ दिया। अब केजी के लिए क्या होता है, डायमेंशन बोलेगा फोर्स का बताने, तो फोर्स लिखेंगे एक तरफ और ये बड़ी ब्रैकेट डालेंगे। अब देखो केजी का मतलब M L T-2। आया समझ में डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन इसी तरह से निकालना है। समझ में आ गया, याद रहेगा। नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा क्या था, डायमेंशन हो गया। तो चार्ज का डायमेंशन क्या बेटा, 80। क्या है, 80। आगे बढ़े आप, देखिए सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 1, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव, which means two or more than two bodies carrying some charge carrying some charge, if combined together, the charge gets added up using simple algebra, using simple algebra। कितना हो जाएगा इस पे चार्ज, ये बताओ। एक 10 कूलम चार्ज वाला बॉडी था, एक 5 कूलम वाला और एक -6 कूलम वाला। सिंपल अलजेब्रा लगाओ, 10 5 15 -6 9, 9 कूलम। समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। सिंपल अलजेब्रा से क्या होगा, ये ऐड होगा। क्लियर। दूसरा लिखिए, या इसको लिख सकते हैं क्यू नेट इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट डॉट। आया समझ में। अगला लिखिए, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व, it means charge can neither be created nor be destroyed
within an isolated system. Charge can neither be created nor be destroyed within an isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम में दो ही चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक ये और एक ये, क्लियर है। इसके ऊपर 10 कूलम्ब का चार्ज है, इसके ऊपर मान लो 5 कूलम्ब का चार्ज, ठीक है। नेट चार्ज कितना हुआ इस पार्टिकल का, 15 कूलम्ब, ठीक है। अब तुम इसको, हो सकता है इससे 5 कूलम्ब चार्ज और उठा के इस पे डाल दो तो ये 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0। नेट चार्ज फिर भी क्या रहेगा, 15। यानी तुम कहीं से नया चार्ज नहीं ला सकते हो। सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है। इसका एक और मीनिंग हो सकता है, नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। समझ में आ गया। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा, 0। ऐसे समझो कि एक सोसाइटी है, जैसे मान लो खगड़िया में सिर्फ 2 ही लोग, या मान लो सिर्फ 3 लोग हैं, हम हैं, प्रियांशु है और माही, ठीक है। अब हमारे पास जो पैसे हैं, ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, माही के पास 20,000 रुपए हैं, प्रियांशु के पास 50,000 रुपए हैं। टोटल कितने पैसे हैं, 50, 20, 70, 70, 10, 80। इस सिस्टम का टोटल अमाउंट कितना हो गया, समझ में आ रहा है। कोई नया पैसा नहीं बना सकता, कोई पुराना पैसा नहीं ला सकता। हम लोग आइसोलेटेड है, दुनिया में और कुछ नहीं है, बस हम ही 3 लोग हैं, ठीक है। अब मान लो मेरा दुकान है खाने का, ठीक है, इसका दुकान जो है पानी का है, ठीक है, और इसका घर है जिसमें सोने के लिए व्यवस्था है, ठीक है, यानी प्रोटेक्शन, छत वगैरह ये दे सकते हैं। तो हम लोग आपस में ही क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हमको पानी चाहिए, तो बोलेंगे खाना, पैसा दो पहले। हम इसको पैसा दे के क्या करेंगे, खाना ले लेंगे, ठीक है, खाना दे, पानी ले लेंगे। अब इसको खाना चाहिए तो हमको पैसा देगी, तो पैसा का ट्रांजेक्शन हम ही तीनों के बीच में होगा। नेट पैसा, मान लो 1 महीने बाद नेट पैसा पूछा गया कितना है हम लोग के पास, कितना हो जाएगा, अभी भी 80। हो सकता है प्रियांशु के पास 10,000 बचा हो, मेरे पास 50,000 हो गया, लेकिन नेट अभी भी पैसा कितना है मार्केट में, समझ में आ रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है ये, आइसोलेटेड सिस्टम। अभी अमेरिका का जो वॉर हो रहा है, किस वजह से हो रहा है पता है, इसी आइसोलेटेड सिस्टम को हमने क्या किया, छेड़ दिया। हमने नहीं छेड़ा, गवर्नमेंट ने छेड़ा। अब बोलोगे सर कैसे, समझो ध्यान से। मनी मार्केट इसी को कहते हैं। इससे क्या होता है, पैसे का वैल्यू बना रहता है। पैसा कैसे डिस्कवरी हो पता है आप लोग को, सबसे पहले करेंसी जो कागज में लिखा हुआ है वो कैसे आया, नहीं पता। पहले जो ट्रांजेक्शन होता था ना बेटा, सोने चांदी से होता था, ठीक है। जैसे अगर हमको कुछ लेना है तो सोना देते थे, इसको बदले में कुछ लेते थे। सोना एक मोड ऑफ वो था, ट्रांजेक्शन था, बहुत पहले से चला आ रहा है, आदम काल से चला आ रहा है कि जो प्रीसियस मेटल्स होते थे उसका एक वैल्यू होता था, कौड़ी का वैल्यू होता था। आप लोग सुने हो कौड़ी का वैल्यू होता है, 1 कौड़ी पैसा नहीं देंगे आपको, यानी कौड़ी का भी दाम होता था, ठीक है। तो गरीब आदमी कौड़ी निकालता था मिट्टी से, वो कौड़ी को पैसे में कन्वर्ट कर लेता था। तो जो चीज मार्केट में कमी था ना, उसी चीज को हम लोग क्या बनाते थे, ट्रांजेक्शन मनी बनाते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि कहीं भी व्यापारी व्यापार के लिए जाते, जैसे मोहनजोदारो मूवी देखोगे तो वो लोग सोना का सिक्का लेके जाता था व्यापार करने के लिए, ठीक है। अब इमेजिन करो, हमें जाना अभिमन्यु के गांव व्यापार करने के लिए, ठीक है, हमारे पास ढेर सारा सोना है, ठीक। तो अब हम लेके जाएंगे तो रास्ता में कृष्ण मोहन लूट सकता है, डकैत है ये लड़का, ठीक है। रास्ता में गौरव लूट सकता है हमको, ठीक है। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते थे। अब मुझे डर लग रहा है व्यापारी के, तो सब ग्रुप में जाते थे। कहाँ जाते थे, ग्रुप में जाते थे। तो लोग ग्रुप को ही मार देते थे। गया 10 लोग, आया ही नहीं 10 लोग, खबर आता था 2-3 महीना बाद, इतना खत्म। समझ में आ गया, क्योंकि उसमें फोन तो था नहीं कि तुरंत मोबाइल 112 डायल किए, ऐसा कुछ होता नहीं था। तो क्या किया ना, प्रियांशु जैसा हैवी वेट आदमी, जिस सोनार था मान लो ये, ठीक है, यही सोना का सिक्का वगैरह तो ऐसा करो ना, कितना है आप लोग के पास पैसा, बोला मेरे पास इतना पैसा है। ऐसा कीजिए आप हमको दे दीजिए, ठीक है, बदले में हम कागज पे लिख देते हैं कि तुम्हारा इतना पैसा मेरे पास है, इतना, तुम जाके उस व्यापारी को दे देना नो कागज,
वो मेरे से ले लेगा, हम उसको पहुंचवा दें किसी तरह से। समझ में आ रहा है? तो हमने पैसा के बदले क्या किया? पेपर बिल का यूज किया। ठीक है, पैसा किसको देते गए? इसको दिए। इसने बदले में क्या किया? एक कागज पे लिख के दिया, मोहर मार के कि फलाना का है। एक दुनिया में कहीं भी लेके जाओगे ना उतना पैसा मिल जाएगा तुमको, क्योंकि इसका बहुत सारा ब्रांच खोल लिया। समझ में आ गया? कंट्रीज भी ऐसे करते थे। हम सोना जमा करते थे, आरबीआई क्या करता था? सोना जमा करता था, बदले में क्या होता था? कैश प्रिंट करता था। समझ में आ गया? अमेरिका भी यही करता था, चाइना भी यही, सब लोग यही करता था। अमेरिका ने एक नया सिस्टम लाया, बोला नहीं, ये तो गड़बड़ बात है ना। किसी देश में सोना का खदान मिल गया, वो तो अमीर हो जाएगा। किसी देश में कोई रिसोर्स नहीं तो क्या हो जाएगा? अब अमेरिका के पास कोई खास ज्यादा रिसोर्स था नहीं, तो अब अमेरिका बोला कि भाई जिसके पास रिसोर्स है वो अमीर। ईरान के पास तेल मिला, इराक के पास तेल मिला। अब अमेरिका बोला भाई हम उसमें जाके कब्जा करेंगे। समझ में आ गया? इस तरह से लड़ाइयां शुरू हुई। हेलो। ठीक है, तो एक तो पैसा आ गया, कहानी समझ में आ गया पैसे का। अब रिसोर्स फिर भी मार्केट में क्या हो रहा था? रिसोर्स जिसके पास था, जैसे दुबई देखो, मिट्टी था, सिर्फ बालू था, क्यों अमीर हो गया इतना? रिसोर्स की वजह से। ठीक है, तो अमेरिका चाहता था कि पूरा का पूरा जो मनी सिस्टम हो शिफ्ट हो जाए मेटल से हटके बॉन्ड्स पे। तो अमेरिका ने बॉन्ड्स लॉन्च किए। ठीक है, नियम था कि कंपनी जितना बॉन्ड्स बेचेगी उतना ही हम क्या करेंगे? मनी प्रिंट करेंगे। गड़बड़ क्या हुआ कि अमेरिकन टकसाल प्रिंट करता गया पैसा, हिसाब किताब साइड कर दिया। जो नियम थे उसको चेंज किए गए। अब इतना ज्यादा, लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर्स, इतना ज्यादा प्रिंट हो गया एक्स्ट्रा। अब वो है ना, कभी ना कभी वो क्या हो जाएगा? क्रैश करेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसके पास 50,000 रुपए थे, इसके पास 10,000 रुपए थे, मेरे पास। ये गरीब और ये अमीर, मैं मिडिल क्लास। ठीक है, मैंने प्रिंटर उठाया, नोट प्रिंट कर दिया, अब मैं क्या बन गया? अमीर। ये बोले ऐसा, हम 2 प्रिंटर खरीदेंगे, ये और ज्यादा नोट प्रिंट कर लेंगे, ये क्या हो गया? अल्ट्रा अमीर। अब इस पैसे का कोई वैल्यू? हम्म, एग्जैक्टली। पैसा का वैल्यू क्या हो जाएगा? गिर जाएगा मार्केट में। समझ में आ रहा है? तो चाइना ने अलग गेम खेल लिया। चाइना ने क्या किया? मेटल मार्केट फिर से स्टैब्लिश करने के लिए सोने का खदान, चांदी का खदान, लेड का खदान, सेमीकंडक्टर सब खरीद लिया 20 साल के अंदर। समझ गए? समझ रहे हैं ना? और अमेरिका इससे डर रहा है। बस यही चीज हो रहा है। इसी वजह से वॉर वगैरह हो रहा है। वॉर में जो खर्चा होता है उसका हिसाब किताब जनता को नहीं देना पड़ता है। समझ गए? बोल देंगे 3 ट्रिलियन खर्चा हो गया, आप बोलो। समझे? समझे नहीं? क्या कर लोगे? सिंपल। वॉर में थे भाई, लड़ाई हो रहा था, तुम देखे ना? लड़ाई हुआ ना जी। तुम किसी को मुखिया बनाओ, जेन्यून रीजन देगा ना, पैसा कहाँ गया? तुम पूछो ना, पापा पैसा क्यों नहीं है? देख नहीं रहा है तुम्हारे पढ़ाई में खर्चा हो गया? तुम चुप हो जाते हो। सब खर्चा हो गया पढ़ाई में, हाँ, सब पढ़ाई में खर्चा हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली यही होता है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अब देखो, चार्ज कंजर्व है, इसका एक बेसिक एग्जाम्पल बताइए सर जो प्रूव कर दे चार्ज कंजर्व है। ठीक है, मेरे पास बताइए, एक पार्क है जहां पे प्लेन जमीन है। ठीक है, एकदम प्लेन जमीन। तुमने यहाँ गड्ढा किया तो कहीं ना कहीं तो टीला बना होगा, ये समझो। अगर कहीं गड्ढा करोगे तो कहीं ना कहीं तो टीला बनेगा, ये बात पता है। अब इस गड्ढे को बंद करना है तो कहीं और गड्ढा करोगे, लेकिन गड्ढा तो बनता रहेगा।
बोलोगे नहीं गड्ढा नहीं, तो इस टीला को खत्म करो, इसमें भर दो, किस्सा खत्म। चार्ज ऐसे ही होता है। तुम्हें चार्ज अगर क्रिएट करना है, कहीं पॉजिटिव क्रिएट करोगे तो कहीं ना कहीं क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर कहीं ना कहीं खत्म करना है नेगेटिव को, तो कहीं से पॉजिटिव उठा के लाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। जब भी बनेंगे जोड़े में बनेंगे, जब भी मरेंगे जोड़े में मरेंगे। समझ में आ रहा है? जब भी बनेगा पॉजिटिव बनेगा तो नेगेटिव भी बनेगा, और नेगेटिव बनेगा तो तुम एक चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हो। तुम बोलोगे कि नहीं सर हम इस बॉटल पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिए, किए, लेकिन जिस चीज से किए उस पे क्या हो गया होगा, समझ में आया? हाँ या ना? अगर बोलोगे नहीं इसका पॉजिटिव खत्म कर दिए, तो तुमने किसी न किसी नेगेटिव चार्ज को ही लाके खत्म किया होगा। ठीक है, लिख लीजिए नोट करके। पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन ऑफ चार्ज are two examples of conservation of charge. Pair production, pair annihilation of charge are two examples of conservation of charge. Full stop. अगला लिखिए चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या होता है क्वांटा का मतलब, किसी को पता है? पैकेट्स होता है। क्या होता है? क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स। ठीक, समझ में आ रहा है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब है चार्ज को पैकेट्स में ही दे सकते हैं। बोले सर किस चीज के पैकेट्स में? यहाँ पैकेट्स का मतलब होता है एक अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं मेला देखने गया था, तो कोई पूछेगा सर आपके साथ कितने लोग थे, मैं बोलूंगा 3 लोग थे, 4 लोग थे, 5 लोग थे, मैं बोलूंगा 4.5 लोग थे। कुछ मीनिंग बनता है इसका? हाँ 3 आदमी था, 2 को टांग लेके जा रहे थे, ऐसे सारे। छोटा बच्चा भी एक ही गिनाएगा, समझ में आ रहा है ना? लोग में एक ही गिनाएगा। तो पैकेट का साइज कितना है, एक है। क्या है? पैकेट का साइज कितना है, एक है। तो जब भी हम जाएंगे तो होल नंबर में जाएंगे। अच्छा मान लो मार्केट में मैगी मिलता है, ठीक है, मैगी का जो सबसे छोटा पैकेट, एक ही पैकेट मिल रहा है, एक ही तरह का मैगी का पैकेट मिल रहा है, वो कितने का मिल रहा है, 15 रुपए। कितने का मिल रहा है? मानने बोले हैं, बगायती करने नहीं बोले हैं। ठीक है, ओके। तो हमने क्या मान लिया कि मैगी का पैकेट मिलता है, कितने का मिलता है, 5 रुपए का मिलता है, ये 15 रुपए का मिलता है। ठीक है, यही पैकेट मार्केट में है, बाकी सारे पैकेट्स खत्म हो गए। अब तुम मैगी खरीदने जाओगे तो कितने का खरीद सकते हो? 5 रुपए का मैगी मिलेगा? नहीं मिलेगा। 10 का मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुमको कितना मिलना पड़ेगा? 15। समझ में आ रहा है? तो जब भी तुम मैगी खरीद के लाओगे तो तुम कितने का मैगी ला सकते हो? तो तुम लाओगे एक्स रुपीज का, किसका? एक्स, और एक्स बराबर होगा नंबर ऑफ मैगी पैकेट्स इनटू 15। समझ में आ रहा है? तुम्हें हमेशा इतना ही पैसा लेके जाना था, 15 के मल्टीपल में। इससे ज्यादा लेके जाओगे तो बच जाएगा पैसा, कम लेके जाओगे तो घट जाएगा पैसा। समझ में आ रहा है? यस या ना? तो हमेशा मैगी का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, n इंटू 15 होगा। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड। अब बोलोगे सर यहाँ पे पैकेट का साइज क्या है, तो पैकेट का साइज है ई। तुम किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, आधा इलेक्ट्रॉन दे सकते हो क्या? तो हमेशा मिनिमम तो कितना दे सकते हो, ई। ठीक है, तो चार्ज बराबर क्या होगा, n इंटू ई। समझ में आ रहा है? n क्या है, कोई भी होल नंबर, 1 2 3 4 5 6 0 कुछ भी हो सकता है, और ई क्या है, एक पैकेट का साइज। ठीक है, तो जब भी चार्ज ट्रांसफर करेंगे वो क्या होगा, n टाइम्स ई। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्लियर है? यहाँ तक लिख लीजिए Q बराबर एन ई, वेर n इज अ नेचुरल नंबर। इसको प्लस माइनस ई कर दो। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेर n इज अ नेचुरल नंबर and E is equal to
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये कहानी था तुम्हारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का। चार्ज का पूरा कहानी आप लोग समझ में आ गया, चार्ज के बारे में सब कुछ समझ में आ गया, याद रहेगा। आज के लिए इतना ही, क्लास में मिलते हैं कल परसों, बाय।